आइए आज हम बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा की। ठीक है, तो देखिए स्क्लेरोडर्मा, इसको हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। और स्क्लेरोसिस के माने क्या होता है कि हार्डनिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग हमको देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमको सिस्टेमिक हार्डनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन की भी हार्डनिंग देखने को मिलेगी और सिस्टेमिक हार्डनिंग भी देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट भाषा में स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा ये हो गया हमारा। और यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए ट्रायड ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, यहाँ पे हमको ट्रायड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी देखने को मिलेगा और नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगा और कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस, कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस, ये चीज हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायड हो गया, ऑटो इम्यूनिटी, नॉन इन्फ्लामेटरी वेस्कुलोपैथी और कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और इसके हम पैथोफिजियो की बात कर ले, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम पैथोफिजियो की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए पैथोफिजियो में देखिए यहाँ पे दो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं मेनली, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और जेनेटिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर होता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलिकोसिस है, बिलियोमाइसिन है और पेंटाजोसिन है और विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। तो बहरहाल जब ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल वेसल में हमको एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्मॉल वेसल्स में हमको एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिलेगी, यानी हमको वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगी और वेस्कुलोपैथी जब देखने को मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज याद रखें कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। जबकि वेस्कुलाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, तो इसका रास्ता बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इसमें थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है, यानी एसआर यहाँ पे नॉर्मल या कम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि वेस्कुलोपैथी के बाद यहाँ पे हमको थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। और जब थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि कैपिलरी हाइपोक्सिया। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस की वजह से हमको यहाँ पे कैपिलरी में हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और जब हाइपोक्सिया होगा तो यहाँ पे माइलोफाइब्रोब्लास्ट जो है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिलरी हाइपोक्सिया की वजह से माइलोफाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से ये टीजीएफ बीटा का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो माइलोफाइब्रोब्लास्ट ये टीजीएफ बीटा का प्रोडक्शन करेंगे। और यही टीजीएफ बीटा देखिए हमको IgG4 जो डिसीज थी उसमें भी हमको इसी टीजीएफ बीटा का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहां पे भी माइलोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, तो माइलोफाइब्रोब्लास्ट वहां पे भी एक्टिवेट हो रहा था और माइलोफाइब्रोब्लास्ट यहां पे भी एक्टिवेट हो रहा है, इस वजह से टीजीएफ बीटा का प्रोडक्शन होगा। और जब टीजीएफ बीटा का प्रोडक्शन होगा देखिए हमको यहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फाइब्रोसिस देखने हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे देखिए ESR जो होगा या CRP ये नॉर्मल या कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो देखिए हमको यहाँ पे फाइब्रोसिस देखने को मिली और इसको हम रिलेट कर दिए IgG4 डिजीज जो है उसके पैथोजेनेसिस से। देखिए हम दिखा दें एक बार यहाँ आपको, ये देखिए IgG4 रिलेटेड डिजीज जो है, ये देखिए ये कहाँ है, यहाँ पे देखिए इसके पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे IgG4 जब ज्यादा बनने लगता है क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन की वजह से, तो ये एक्टिवेट मायोफाइब्रोब्लास्ट, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं और इस वजह से यहाँ पे देखिए मायोफाइब्रोब्लास्ट टीजीएफ बीटा का फॉर्मेशन ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो टीजीएफ बीटा का फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे भी हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये शुरू वाला पाथवे अलग है, लेकिन फाइब्रोसिस हमको IgG4 रिलेटेड डिसीज में भी देखने को मिलती है और हमको फाइब्रोसिस स्क्लेरोडर्मा में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा में आपको दिखा दिया कैसे फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पैथोफिजियो हो गई। और यहाँ पे हम ट्रायड बताया कि ऑटो इम्यूनिटी, नॉन इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलोपैथी और कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे देखिए वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर है, इसी को हम बताया गया ऑटो इम्यूनिटी, और उसका फिर हमको नॉन इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगा। देखिए वेस्कुलोपैथी देखने को मिलेगा, फिर हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फाइब्रोसिस में क्या होगा, कोलेजन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कोलेजन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो यही बताया कि कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको कॉमनली स्क्लेरोसिस ऑफ स्किन, स्किन की स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है कॉमनली, इसी वजह से इसको हम स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। हालांकि हमको यहाँ पे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलती है, लेकिन कॉमनली स्किन की स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, इसी वजह से नॉर्मली हम इसको स्क्लेरोडर्मा बोल देते हैं। ये चीज हुई। और अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए हमको यहाँ पे पफी, देखिए पफी और टॉट स्किन देखने को मिलेगी। तो देखिए पफी और टॉट स्किन हमको यहाँ पे देखने को मिली और विदाउट रिंकल्स, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई रिंकल्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई रिंकल्स हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, पफी और टॉट स्किन देखने को मिलता है, लेकिन कोई रिंकल यहाँ पे नहीं होता है, ये इसकी एक फाइंडिंग होती है। और यहाँ पे देखिए फिंगर टिप पिटिंग हमको देखने को मिलती है। देखिए फिंगर टिप पिटिंग, ये देखिए फिंगर टिप पे हमको पिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए फिंगर टिप पे, तो फिंगर टिप पे हमको स्क्लेरोडर्मा में पिटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाती है फिंगर टिप की। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या देखने को मिलता है, तो देखिए कैन इन्वॉल्व अदर सिस्टम्स जैसे रीनल, तो देखिए रीनल सिस्टम भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे हम देखिए इसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। अभी इस पे हम आगे बात करेंगे डिटेल में, अभी हम पहले यहाँ पे करते हैं, अभी इस पे हम एक बार बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और
पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखिए इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए हमको यहाँ पे जीआई इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है, और जीआई इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाती है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो जाती है, और डिस्फेजिया देखने को मिलेगा और हार्ट बर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में बताया कि यहाँ पे हमको रीनल, पल्मोनरी और जीआई, इसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और ये स्क्लेरोडर्मा ये मोस्टली हमको फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो फीमेल में मोस्टली देखने को मिलेगी। और इसके टाइप की हम बात करें तो इसके मेजर दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो मेजर दो टाइप होते हैं, एक डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, एक लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूज जो होगा ये ज्यादा बॉडी में फैलेगा, ठीक है, ज्यादा सिस्टमिक सिम्टम दिखाएगा, जबकि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जो होता है ये सिर्फ स्किन वगैरह में लिमिटेड जगह पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा की। तो देखिए डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा क्या होता है कि वाइड सेपरेट स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइड सेपरेट स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, और रैपिड प्रोग्रेशन, इसका प्रोग्रेशन रैपिड होगा, और अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट, और इसमें अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कार्डियक, रीनल और लंग्स। तो ये जब हम बात करके आए कि कार्डियक, रीनल्स और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट जो होता है ये हमको मोस्टली डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जल्दी ही हमको विसरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि ये एसोसिएट किससे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए anti-SCL70 एंटीबॉडी, इसको हम याद रखेंगे, anti-SCL70 एंटीबॉडी से ये एसोसिएट होता है, और इसी को हम एंटी डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये SCL70 एंटीबॉडी या एंटी डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 एंटीबॉडी आ रहा है तो हम फौरन यहाँ पे डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा का ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो देखिए SCL यहाँ से हम रखेंगे कि स्क्लेरोडर्मा, और यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा का ये मार्कर है, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी भी देखने को मिलती है। तो एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी सिर्फ इसमें नहीं देखने को मिलती है, जबकि एंटी SCL70 एंटीबॉडी जो था ये स्पेसिफिक था डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा के लिए। यानी जहां पे हमको एंटी SCL70 एंटीबॉडी देखने को मिले, डायरेक्टली हम ऑप्शन टिक कर देंगे कि ये डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा है। जबकि अगर हमको एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी देखने को मिला ना, तो ये और दूसरी कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। तो देखिए किसमें किसमें हमको एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी देखने को मिलता है, तो ये देखिए ये हमको देखने को मिलता है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में। हम बता दिए ना कि डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में हमको देखने को मिलता है, जिसको हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और देखिए स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस ये देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें देखने को मिलता है। और मोस्ट स्पेसिफिक ये स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस के लिए होता है। ठीक है, तो स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में मोस्ट स्पेसिफिक होता है। और उसके अलावा देखिए हमको रैपिड प्रोग्रेसिव स्किन लीजन्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए मैलिग्नेंसी में देखने को मिलता है, और गेव में यानी गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया। ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है। तो इन सारी जगहों पे हमको एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी देखने को मिलती है, जबकि एंटी SCL70 एंटीबॉडी ये सिर्फ हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में हम स्किन देखेंगे तो देखिए ड्राई और टाइटनिंग स्किन देखने को मिलेगी। जो स्किन है ना, ये ड्राई और टाइटनिंग स्किन हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर जो बताया गया था कि हमको टॉट स्किन जो देखने को मिलती है ये मोस्टली हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिफ्यूज में मोस्टली देखने को मिलती है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा की। तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये लिमिटेड जगह पे होगी। तो क्या है, लिमिटेड टू फेस एंड डिस्टल टू एल्बो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि देखिए लिमिटेड स्किन इन्वॉल्वमेंट कन्फाइंड टू फिंगर्स एंड फेस, तो फेस और फिंगर पे कन्फाइंड रहेगा, इसी वजह से इसको हम लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटेड। और ऑल्सो विद क्रेस्ट सिंड्रोम, इसमें हमको क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में हमको क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसको क्रेस्ट हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये क्रेस्ट से ही याद रखना, क्रेस्ट सिंड्रोम क्रेस्ट से। तो सी से देखिए हमको कैल्सिनोसिस क्यूटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैल्सिनोसिस क्यूटिस देखने को मिलता है। और सी से ही देखिए हमको एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी, ये देखिए एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी जो होता है ना ये स्पेसिफिक होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के लिए। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में अगर एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा को ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, जबकि हमको एंटी SCL70 एंटीबॉडी देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा को टिक करेंगे। तो ये चीज हो गई एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे रेनॉल्ड फिनोमिनन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड फिनोमिनन में हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि हमको पीसीआर देखने को मिलता है, पैलर, साइनोसिस और रेडनेस। ठीक है, और यहाँ साइनोसिस जब होता है तो यहाँ पे हमको ब्लूइश कलर देखने को मिलता है, साइनोसिस तभी तो होगा। और यहाँ पे हमको पेन देखने को मिलता है, तो ये पीसीआर देखने को मिलता है। और ये जो रेनॉल्ड फिनोमिनन है ना, ये देखिए मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जो होती है इसमें मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन जो है ये हमारा रेनॉल्ड फिनोमिनन ही है। ठीक है, तो रेनॉल्ड फिनोमिनन के एस्पेक्ट से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे नहीं हम बताए थे लेकिन यहाँ पे बता दिए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ये हमारा रेनॉल्ड फिनोमिनन ही है।
और ई से देखिए हमको यहाँ पे इसोफेजियल डिसमोटिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसोफेजियल डिसमोटिलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हम जो बात करके आए थे कि ये जो जीआई है ना, तो जीआई का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली हमको जो होता है ये लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए ई से हमारा इसोफेजियल डिसमोटिलिटी है। और इसोफेजियल जब डिसमोटिलिटी होगी ना तो ये इसोफेजाइटिस कॉज करेगा, और ये इसोफेजाइटिस ही मोस्ट कॉमन जीआई फीचर है, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो मोस्ट कॉमन फीचर है ये इसोफेजाइटिस ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए हमको स्क्लेरोसिस ऑफ द फिंगर्स देखने को मिलेगा, जिसको हम स्क्लेरोडक्टिली बोलते हैं। और हमको यहाँ पे देखिए टीलेंजेक्टेसिया देखने को मिलेगा। तो सी से हो गया हमारा कैल्सिनोटिस क्यूटिस और एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी, और आर से हो गया रेनॉल्ड फिनोमिनन, और ई से हो गया इसोफेजियल डिसमोटिलिटी या इसोफेजाइटिस, और एस से हो गया स्क्लेरोडक्टिली, और टी से टीलेंजेक्टेसिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और मोर बिनाइन क्लिनिकल कोर्स, इसका जो होता है ज्यादा बिनाइन क्लिनिकल कोर्स होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सेपरेट होता है, जबकि ये जो होता है ये ज्यादा सेपरेट होता है, ठीक है। इसमें अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में। इसी वजह से यहाँ पे बताया गया कि मोर बिनाइन क्लिनिकल कोर्स, तो ये चीज होती है। और यहाँ पे देखिए कैल्सिनोसिस क्यूटिस, ये देखिए ये कैल्सिनोसिस क्यूटिस यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट डिपोजिशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबक्यूटियसली कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का डिपोजिशन हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कैल्सिनोसिस क्यूटिस। और ये देखिए कैल्सिनोसिस क्यूटिस हमको जूनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जूनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस में भी देखने को मिलता है। ये चीज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिए ताकि क्वेश्चन हम आए तो डिफरेंशिएट कर लें। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ दोनों में क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ देखिए डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में यहाँ पे देखिए लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज करता है, और यही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। तो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, जबकि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में यहाँ पे देखिए हमको टीलेंजेक्टेसिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो टीलेंजेक्टेसिया देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टीलेंजेक्टेसिया की वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और यही पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जबकि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में ये हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन एसोसिएट होता है टीलेंजेक्टेसिया से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए एक दो चीज छोड़ के हम आए थे, ये देखिए कि यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा में हमको रीनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और ये रीनल इन्वॉल्वमेंट हम बताया कि ये ज्यादा हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है, बताया ना कि अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए रीनल, तो रीनल हमको देखने को मिलता है, ये ज्यादा हमको डिफ्यूज में देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। तो देखिए स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस है, और यहाँ पे एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी ये एसोसिएट होता है। देखिए हम यहाँ पे बता के आते हैं ना, यहाँ पे भी देखिए कि एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी से ये हमारा स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस ये स्टिमुलेट होता है, और मोस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो मोस्ट स्पेसिफिक ये हमारा इसी के लिए होता है, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमको डेवलप विद इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ डिजीज, जो डिजीज है ना, डिजीज जब शुरू हुई उसके फर्स्ट 4 ईयर में ही हमको स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिफ्यूज टाइप वाले में होता है, और डिफ्यूज टाइप वाले में हमको अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। और प्रेजेंटेशन में देखिए हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा यानी क्या है कि हमको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ देखिए हमको माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में देखिए हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो रीनल क्राइसिस या स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस का यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन भी आपको बता दिए, और यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी बता दिया कि एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी है। और यहाँ पे हम जो ट्रीट करते हैं ना, इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हमारी ये ACE इनहिबिटर होती है, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और इस ACE इनहिबिटर के जरिए हम यहाँ पे मोर्टेलिटी को कम करते हैं, ठीक है। तो मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम ACE इनहिबिटर एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे रीनल इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर लें कि ज्यादा हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है, और पल्मोनरी की हम बात की कि पल्मोनरी हमको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस वगैरह देखने को मिलती है, और ये पल्मोनरी भी ज्यादा हमको डिफ्यूज में ही देखने को मिलता है, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, और यहाँ पे हमको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगी, और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। और उसका फिर यहाँ पे देखिए जीआई हम बताए, तो जीआई वाला देखिए ये ज्यादा हमारा लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको इसोफेजाइटिस देखने को मिलता है, या इसोफेजियल डिसमोटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगी, और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो है ये कम हो जाएगी। तो देखिए पेरिस्टाल्सिस जब कम होगी, इस वजह से हमको निमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस और सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस कम होने की वजह से और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जब कमजोर हो जाएगा, यानी इसकी टोन जब कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको रिकरेंट इसोफेजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमको इसोफेजाइटिस यहाँ पे देखने को मिलता है, और यही मोस्ट कॉमन जीआई फीचर है। तो यहाँ पे देखिए जो इसके इन्वॉल्वमेंट है ना, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट
तो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ ये जीआई वाला जो होता है ये ज्यादा हमको लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है। उसके अलावा हमको रीनल, पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर ये ज्यादा हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ दोनों में बता के है कि यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है और यहाँ पे हमारा टेलेंजेक्टेसिया की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है और यही हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए इन्वेस्टिगेशन पे यहाँ पे हम एएनए को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो एएनए को प्रीफर करते हैं किसमें, स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में हम एएनए को प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एएनए जो होता है ना ये मोस्ट केसेस में हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है और अगर ये एएनए नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है ना तो हम स्क्लेरोडर्मा छोड़ देंगे, सोचेंगे कुछ और हुआ है, ठीक है। तो हम हमारी जो डायग्नोसिस है वो चेंज हो जाएगी, हमारा दिमाग बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी एएनए हमको मोस्ट केसेस में पॉजिटिव देखने को मिलता है, इसी तरह से स्क्रीनिंग में हम एएनए चेक करते हैं, ठीक है। तो एएनए ये मोस्ट सेंसिटिव होता है और HRCT चेस्ट हम यहाँ पे करते हैं और ये HRCT चेस्ट जो होता है इसमें हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस में हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस में। और यहाँ पे हम HRCT करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा स्क्लेरोडर्मा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि इसको हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर की बात कर लिए और यहाँ पे बताया कि हमको ऑटो इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलोपैथी और कोलेजन डिपोजिशन विद फाइब्रोसिस ये ट्रायड देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा दोनों की अलग अलग बात की। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में यहाँ पे जो हमको विसरल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे देखिए हमको रीनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जबकि लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में हमको जीआई का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस देखते हैं ये भी कम हो जाती है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है ये भी कम हो जाती है, जिस वजह से हमको यहाँ पे डिस्फेजिया और हार्टबर्न वगैरह देखने को मिलता है। और 75% केसेस में फीमेल से होता है और 2 मेजर टाइप है यहाँ पे हम ये बता दिए। और ये जो हमारा डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा है ना इसमें देखिए हमको सॉल्ट एंड पेपर स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए सॉल्ट एंड पेपर स्किन यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए थे, सॉल्ट और पेपर स्किन हमको यहाँ पे डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलती है। ड्राई स्किन और टर्निंग तो देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम दिखाए कि ड्राई स्किन और टर्निंग देखने को मिली और यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर स्किन हमको देखने को मिलती है, ये स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिला, ठीक है। तो ये स्क्लेरोडर्मा डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। तो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर हम बताएं यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो हमको HRCT में देखने को मिलता है, तो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्नैप है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए हमको फाइब्रस डिस्प्लेसिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि बोन जो होती है इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से। तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है एक्सरे में या CT में, और स्कर्वी में भी हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। और एस्बेस्टोसिस ये भी देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज है, यहाँ पे भी हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। और स्क्लेरोडर्मा की हम बात कर लिए कि यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें भी हमको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे सर्फेक्टेंट कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है और जब सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे एल्वेलर कोलैप्स देखने को मिलता है। एल्वेलर कोलैप्स की वजह से यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन सारी कंडीशन फाइब्रस डिस्प्लेसिया, स्कर्वी, एस्बेस्टोसिस, स्क्लेरोडर्मा और नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन सारी कंडीशन हमको देखने को मिलता है। और एक चीज देखिए ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी ये हमको न्यूमोसिस्टिस जुरुवेसी में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए न्यूमोसिस्टिस जुरुवेसी में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलती है। और जो ये इमेजेस एक्स्ट्रा होते हैं ना मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि इसको हम यहीं इसी बुक से ही फाइंड करके लाएं। तो इसी बुक का है देखिए न्यूमोसिस्टिस जुरुवेसी वाले आप टॉपिक में देखेंगे तो सेम ये इमेज आपको मिल जाएगी, वहीं से हम यहाँ पे इसको पुट किए हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्लेरोडर्मा का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो स्क्लेरोडर्मा में हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। और यहाँ पे देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम एक बार फिर से फोकस कर दे रहे हैं कि anti-SCL70 एंटीबॉडी ये हमको डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा देखने को मिलती है, जबकि एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी ये हमको देखने को मिलती है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में। और anti-RNA पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी ये मोस्ट स्पेसिफिक होती है स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।